हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे प्यारे से चैनल 50 हर्ट्ज पे। दोस्तों, मैं शिवशंकर मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं। कल जो हमने वीडियो बनाया था उसमें एक फ्रेंड है हमारे, वो हमारे पास मैसेज किए थे व्हाट्सएप पे कि इतना जल्दी जल्दी काहे बोल देते हो। तो सोच अब इसीलिए तो कल कहे थे कि हाँ, जो कुछ भी प्रॉब्लम होती है वीडियो में तो वो आप लोग हमें बताएंगे तो हमें समझ में आएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इसलिए आप थोड़ा नॉर्मली रुक रुक के बोल रहे हैं। कल तक मतलब जैसे गाड़ी है, कैसेट लगा दिए, स्पीड से भागती चली जा रही है, वैसे ही हाल था। ठीक है, कल धीरे धीरे सुधार होगा। अभी जो कुछ भी प्रॉब्लम है आप लोगों को सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। तो हमने कल क्या देखा था कि ये वोल्टेज विभव विभाजन नियम में उसमें क्या था, वोल्टेज रेजिस्टेंस में अलग अलग जा रहा था। पहले वाला जैसे सीरीज में किसी वोल्टेज को सीरीज में लग गया है रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस, तीन रेजिस्टेंस, तो सब में अलग अलग वोल्टेज जाएगा, ये तो नॉर्मली सी बात है। तो पहले वाले में कितना रेजिस्टेंस गया, दूसरे वाले में कितना वोल्टेज गया, तीसरे वाले में कितना वोल्टेज गया, तीनों का वोल्टेज सम करके सम होगा तो वो फाइनल वोल्टेज निकल जाएगा, आपका फाइनल वोल्टेज क्या था। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम देखेंगे कि रजिस्ट क्या बोलते हैं, करंट करंट डिवीजन रूल, करंट कैसे अलग अलग में पैरेलल में, जैसे उसमें क्या था कि जब सीरीज में रेजिस्टेंस लगता था तब पता चलता था कि हाँ, ये इसमें वोल्टेज अलग अलग होगा। अगर सीरीज में हम लगा दे उसमें करंट डिवीजन रूल लगाए तो क्या फॉलो होगा, उसमें तो सेम ही रहेगा। पहले वाले में जो करंट जाएगी वही दूसरे वाले में जाएगी, सप्लाई से जो करंट दिया जाएगा वही आएगी। तो ये जो रेजिस्टेंस है वो सीरीज में ना लगा के अगर हम पैरेलल में लगाएंगे तब करंट विभाजन मतलब करंट डिवीजन रूल या फिर धारा विभाजन नियम ये पता चलेगा। तो उसी को हम आप लोग देखते हैं, आइए क्या है। देखिए, इसको समझने के लिए आप पहले ये समझो कि मान लो मेरे पास क्या है, रजिस्टर। एक रजिस्टर आपका ये हो गया, और दूसरा रजिस्टर आपका ये हो गया। इन दोनों रजिस्टर को क्या करेंगे, इनमें हम करंट देंगे। मान लो ये क्या है, R1 रेजिस्टेंस, ये है आपका R2 रेजिस्टेंस। यहां से जो करंट जाएगी मान लो कितना है वो I। जब यहां से I करंट जाएगी तो यहां जाने के बाद क्या हो जाएगा, इस बिंदु पे इस I को जाने के लिए दो रास्ते हो जाएंगे, या तो ये I इस तरफ से जाए या तो ये I इस तरफ से जाए। किसी एक दोनों तरफ तो जाएगा, एक तरफ तो जाएगा नहीं, ऐसा नहीं है कि इधर से इधर घूम जाए। वो निर्भर करेगा कि क्या बोलते हैं, वो सब बात की बात है। रेजिस्टेंस जिसमें कम रहेगा उससे जल्दी धारा प्रवाहित हो जाएगी, जिसमें ज्यादा रहेगा उसमें कम, ऐसा इसमें नहीं देखना है। तो यहां तक रेजिस्टेंस करंट आई, करंट यहां से कुछ करंट इधर जाएगी, कुछ करंट इधर जाएगी। मान लो इस ये जो करंट गई यहां से यहां तक ये हो गई I1, और ये जो करंट गई ये हो गई I2। यहां से जैसे ही करंट यहां I1 इसमें गई, I1 इसमें जाएगी, फिर यहां जाएगी, फिर यहां, फिर ये I2 यहां से जाएगी। I2 यहां जाने के बाद यहां से बाहर निकल जाएगी। ये करंट I, जो I1 यहां से I2 निकलेगी, आगे चल के सम होके I करंट बाहर निकल फिर से सप्लाई में आ जाएगी। यहां से अगर मान लो सप्लाई देते हो आप, ये बैटरी का प्लस सिरा, ये माइनस सिरा, तो करंट इधर से गई आधा, कुछ करंट इसमें गई, कुछ करंट इसमें गई। तो इसमें कितना करंट गई और इसमें कितना करंट गई, यही निकालने के लिए हम करंट डिवीजन रूल, सॉरी लिखे नहीं ऊपर हम,
ये क्या बढ़ाए हम, करंट डिवीजन रूल। एक चीज और लिखना भूल गए हम, आज की जो क्लास है, सॉरी, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी क्लास 5, आज हमारी 5वीं क्लास है, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी की 5वीं क्लास है। तो देखते क्या है, हुआ क्या कि I1 करंट इसमें गई, I2 करंट इसमें आई। अब करंट डिवीजन रूल में अगर हम इसको निकालना चाहे कि R1 में कितना करंट गया और R2 में कितना करंट गया, तो इसे निकालने के लिए जैसे वोल्टेज डिवीजन रूल था, उसमें क्या करते थे कि जो जिस भी रजिस्टर का वोल्टेज निकालना होता था वो वोल्टेज ले लेते थे और उसमें करंट का गुणा करके बाकी R1 प्लस R2 कर देते थे। यहाँ पे क्या करना है, जिस भी रजिस्टर का आपको करंट निकालना है, मान लो अगर इसका करंट निकालना है तो आप क्या करोगे, यहां से देखो, मान लो ये I1 का आपको करंट निकालना है। I1 करंट निकालने के लिए जिस रजिस्टर का करंट निकालेंगे उस रजिस्टर को छोड़ के उसके बाद वालों को रजिस्टर लेंगे। उसमें क्या था, जिस रजिस्टर का करंट निकालना था हम उसी रजिस्टर को लेते थे, बस इसमें क्या है, जिस रजिस्टर का आपको निकालना है उसके बाद वाले को, मतलब इसके सामने वाले को, R1 का निकालना है हमको, R2 का मान लेना है। तो अगर I1 निकालोगे तो ये हो जाएगा I2 इंटू, और सारे प्रोसेस वही रहेंगे, I2 इंटू I अपन R1 प्लस R2। देखो कैसे, ये करंट निकालना है हमें और ये R1 है, R1 को छोड़ देना, जिसका भी करंट निकालना है उसको छोड़ देना। वोल्टेज डिवीजन रूल में यही हमने कहा था कि V मतलब वोल्टेज, V से वही, मतलब जो वोल्टेज निकालोगे वही रजिस्टेंस, जिस करंट और रेजिस्टेंस का वोल्टेज निकालना है वही रेजिस्टेंस लेंगे। बट इसमें क्या है, रेजिस्टेंस चेंज कर देंगे हम। अगर इसका रेजिस्टेंस निकालना है तो इस रेजिस्टेंस को लेंगे, अगर इसका रेजिस्टेंस निकालना है तो R1 को लेंगे। तो यहाँ किसका, R1 का निकाल रहे हैं, I1, R1 में ही करंट I1 गई है, तो I1 करंट निकालने के लिए क्या किए, I1 R1 के स्थान पे R2 इंटू I बटे R1 प्लस R2। अगर ठीक इसी प्रकार अगर हमको ये करंट निकालना हो, देखो ये तो हो गया आपका I1, ये हमने I1 निकाल लिया। अगर हमको I2 निकालना हो तब क्या करेंगे, I2 निकालने के लिए देखो यहाँ I2 क्या है, R2 का छोड़ के R1 ले लेना है, तो यहां से ले लो R1 इंटू, यहां से देखो R1 इंटू I अपन R1 प्लस R2। ये दूसरा सूत्र, सूत्र वही है बट दोनों का अलग अलग निकालने के लिए इसका हम प्रयोग करेंगे। अगर I1 निकाल तो इसका, R2 निकालना है तो इसका। तो बेसिकली इतना समझ में आ गया होगा कि करंट दोनों में अलग अलग जाएगी, तो किसी एक का करंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, इसी का हम एक कोई क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं इसी रूल के, इस रूल को क्वेश्चन के हिसाब से देखो क्या होता है। ये हमारा रजिस्टर, ये भी हमारा रजिस्टर, इन दोनों रजिस्टर को क्या किए, पैरेलल में जोड़ दिए, और यहां से क्या हुआ, 2 एम्पियर की करंट आई, और ये हमारा R1, ये हमारा R2 का मान रख लो, कितना रखोगे, मान के चलो 4, और R2 का 6, R1 4, R2 6। देखो अब दो एम्पियर करंट आ गए, 2 एम्पियर में कितना करंट R1 में जाएगी, कितना करंट R2 में जाएगी, ये डिसाइड हम अभी नहीं कर पाए। और यहां से तो पता है, यहां से पता है कि 2 करंट यहाँ पे, 2 एम्पियर करंट यहाँ पे आएगी, बट R1 में कितनी जाएगी, R2 में कितनी जाएगी, वो इस सूत्र से निकालो।
मान लो हमें R1 का पता करना है, तो R1 में कितना जाएगी करंट, I1 जाएगी, और R2 में कितना जाएगी, I2 जाएगी। तो I1 निकालो। I1 निकालने के लिए देखो, ये हो गया I1 इक्वल, ये रेजिस्टेंस निकालना है, इसमें करंट निकालना है, इसको ले लो R2 इंटू I अपान R1 प्लस R2। मान रखो यहां से, R2 का मान कितना है 6 इंटू I का मान कितना है 2 बटे R1 कितना है 6, R1 4 प्लस R2 6, कितना हो जाएगा 6 दूना 12, 12 बटा 10, 1.2, 12 बटे 10 क्या हो गया एम्पियर। एक दशमलव दो एम्पियर। अब एक करंट इसमें का पता हो गया आपको कि दो में से 1.2 करंट इसमें चली जाएगी और जो बचेगी इसमें जाएगी। अगर चाहो तो इसमें से माइनस करके ये निकाल लो, अगर नहीं तो इसका निकालना हो, I2 निकालना हो, तो I2 का मान रख दो यहाँ पे। I2 वाले में R1 का मान रख के निकालोगे, I2 R1 या R2 लिए थे वहां पे R1 हो जाएगा। R1 कितना है 4, I कितना है 2 बटे, अब क्या देखो I1 R1 प्लस R2, ये हो जाएगा 4 प्लस 6, 4 दूना 8 बटे 10, ये हो जाएगा 0.8 एम्पियर। दोनों को जोड़ दोगे कितना आना चाहिए, यहां से करंट जब जाएगी यहां से, तो दोनों को जोड़ के 2 एम्पियर होना चाहिए, तो हो गया 1.2 और 0.8 जोड़ दो, 8 2 10, 1 2, 2 एम्पियर, 2 एम्पियर करंट यहाँ पे आ गया। तो कहने का मतलब यही था कि जो करंट डिवीजन रूल है इसके हिसाब से जो जिस भी रजिस्टर का करंट आप निकालोगे उसके सामने वाले रजिस्टर को आप लोगे, उस रजिस्टर का मान रख के उसके बाद टोटल करंट जो है उसका मान रख के ये सवाल हल कर लेंगे। एक क्वेश्चन और देखो, जिसमें मान लो सप्लाई से जो करंट जा रही है उसका मान नहीं दिया है, केवल जो रजिस्टर हम इसमें निकाले थे उसमें किसी एक रजिस्टर का मान दे रखा है। देखो मान लो ये हमारा रजिस्टेंस R1, ये हमारा रजिस्टेंस R2, इसका देखो कैसे निकलेगा। ये R1 कितना रख लो मान 5, ये हमारा R2 इसको रख लो आप 10, ये 15 रख लो, इससे मान 15। यहां से देखो करंट इधर से जाएगी और यहां से टोटल करंट निकल जाएगी। टोटल करंट कितना है I, और किसी एक का करंट दिया हुआ है, मान लो ये I1 है और ये I2 है, इसमें से एक का करंट हमको दिया हुआ है कितना, अगर मान लो इस वाले में करंट हमारी कितनी जा रही है 10 एम्पियर, ठीक, इसमें हमारा करंट 10 एम्पियर जा रही है इस साइड से इस साइड 10 एम्पियर, यहां से 10 एम्पियर जाएगी। तो अब ये पूछ रहा है कि सप्लाई से कितना करंट हमको इस सर्किट में दिया गया है, और सप्लाई से कितना सर्किट में दिया गया है वोल्टेज डिवीजन रूल से भी यही हम एक क्वेश्चन हल किए थे, इसमें भी हल कर लेंगे। जो जब इसमें करंट दिया हुआ है तो क्या करेंगे, इसी का करंट हम निकालेंगे, जब इसका करंट निकालेंगे तो यह ऑलरेडी निकल जाएगा। देखो R1 का मान रखो, I1 निकालो, I1 इक्वल, ये रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस का निकालना है तो इसका लोगे 15 बोले तो R2 इंटू I अपान R1 प्लस R2, कितना हो गया, R2 का मान रखो 15 गुणित I तो दिया नहीं है, I कितना है निकालना है, अब बटे R1 प्लस R2 15
5 एम्पियर ये 5 ओम ये है, 15 ओम ये ओम में, रेजिस्टेंस का मान ओम में होता है। 5 ये 15 ये, और टोटल ये जो I1 निकाल रहे हो इसका मान तो दे रखा है 10 एम्पियर, ये बराबर कितने हो जाएगा 10 के। अब निकालो यहां से कितना हो जाएगा, देखो जोड़ दो, पहले इसको कर दो 15I बटे 15 5 20 इक्वल 10, यहां से कितना हो जाएगा 15I इक्वल 200, फिर I इक्वल 200 बटे 15। हल करो इसको, 15 एकम 15 कितना हो जाएगा 5 50, 15 तिया 45, 15 तिया 45, फिर 50, 15 तिया 45, 13.3, 13.3 एम्पियर आया। तो जो टोटल करंट यहां से गई हुई है इसमें, टोटल करंट जो टोटल करंट यहां से गई 10 एम्पियर इसमें जाएगी, 13.3 एम्पियर में 10 एम्पियर इसमें जाएगी, बाकी की जो एम्पियर बचे करंट है वो इसमें जाएगी। अब देखो 15 एम्पियर मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा है तो इसमें करंट कितना गया कम, और इसमें देखो R1 5 एम्पियर, इसमें करंट रेजिस्टेंस का मान कम है तो इसलिए 10 एम्पियर गया। टोटल कितना था 13.3 एम्पियर था, जिसमें से 10 एम्पियर करंट इसमें गया, क्या कहते हैं 3.3 एम्पियर करंट इसमें गया। तो ये था हमारा करंट डिवीजन रूल। इसका एक और क्वेश्चन हल कर, क्वेश्चन लगा दे, जैसे मान लो एक और सवाल ले लो, यहां से पैरेलल में हो गया ये R1 का मान रख लो 3 और R2 का मान रख लो 7, और जो करंट इसमें जा रही है, मान लो इधर से करंट जा रही है, इस करंट का मान कितना है, ये रख लो आप 40, ठीक 40 3, कोई बात नहीं। अब यहां से निकालो, मान लो R1 में करंट निकालना है कि R1 में कितना गया, ये करंट ये इसमें गया I1, इसमें गया I2, I1 करंट निकालो। I1 करंट निकालने के लिए क्या करोगे, I1 इक्वल इसका करंट निकालना है तो I2 में जो रेजिस्टेंस है उसका मान रखना पड़ेगा। तो क्या करोगे, I2 में 7, रेजिस्टेंस का मान 7 है ना, R2 इंटू I1 40 अपान कितना हो जाएगा R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 करोगे ये 3 प्लस 7 10, तो 7 चौक 28, 280 बटे 7 3 10, ये हो जाएगा हमारा 28 एम्पियर। इसका मतलब 28 एम्पियर करंट इसमें जाएगी, और 28 में से जो करंट बच जाएगी 40 ये हो गया, 28 ये 8 2 10 12 एम्पियर, तो 12 एम्पियर करंट R2 में जाएगी और 28 एम्पियर करंट R1 में जाएगी। ये तो था हमारा करंट डिवीजन रूल। तो करंट कैसे डिवीजन होता है वो तो शायद आप समझ चुके होंगे। इसके बाद हम आते हैं अगला टॉपिक पे। क्या है अगला टॉपिक हमारा, KCL, किरचॉफ करंट लॉ, लॉ ऑफ किरचॉफ करंट, उसको समझते हैं। पहले इसको हम इरेज कर देते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं, ठीक। देखिए ये करंट डिवीजन रूल का ना एक क्वेश्चन और हम सोच रहे हैं बता दें आपको, हमारे हिसाब से 2 ही क्वेश्चन हुआ था, एक क्वेश्चन और हम समझा देते हैं। वो थोड़ा सा लेंथी ले ली है, जिससे वो जितने भी क्वेश्चन बताए वो थोड़ा नॉर्मल लग रहा था। ये वाला क्वेश्चन समझो, देखो क्या है। पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, यहां से क्या होगा, एक और रेजिस्टेंस, फिर यहां से सप्लाई दी गई,
और वही हाल यहाँ भी था, एक रेजिस्टेंस यहाँ तक ऐसे सप्लाई जाएगी और उधर से बाहर निकल जाएगी। ये हमारा मान लो R1, ये हमारा R2, ये हमारा R3, ये हमारा R4। इसमें क्या है, मान रखो सबका, सब रेजिस्टेंस का अलग अलग मान रखो और करंट सप्लाई दे दो। यहां से मान लो ये 3 ओम का है, मान लो ये आपका 6 ओम का है, ये आपका 4 ओम का है और ऐसे ही ये 5 ओम का है। ठीक, और यहां से कितना करंट आप दे रहे हो, मान लो 20 एम्पियर। 20 एम्पियर की धारा इसमें जा रही है। तो इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, R3 में विभवांतर कितना। R3 में विभवांतर पूछा है। देखो कैसे निकालोगे विभवांतर, यहां से 20 एम्पियर करंट जाएगी, फिर उसके बाद दो भाग में बढ़ जाएगी, फिर यहां से करंट एक हो जाएगी, यहां से 20 एम्पियर, फिर उससे वापस यहां निकल जाएगी, ये यहां पे आ जाएगी 20 एम्पियर। ठीक, यहां से देखो 20 एम्पियर करंट आई, यहां तक 20 एम्पियर आई, यहां से दो भाग में बढ़ गई, यहां I2 है तो यहां चली गई क्या, अभी यह तो 20 ही आ रही थी, यहां मान लो I1 जाएगी, यहां पे I2 जाएगी। अगर रेजिस्टेंस के हिसाब से लोगे तो मान कुछ भी रख सकते हो, यहाँ R2 है तो यहाँ इसको I2 कर दो, इसको I3 कर दो। ठीक, अब क्या करेंगे, वोल्टेज इस रेजिस्टेंस का वोल्टेज क्या बोलते हैं, करंट वोल्टेज निकालने के लिए वोल्टेज पूछा है, विभवांतर कितना होगा, इस वाले रजिस्टर से विभवांतर कितना होगा। तो हमें R का मान पता है, मतलब रेजिस्टेंस पता है। जब हमें रेजिस्टेंस पता है तो वोल्टेज निकालने के लिए किसका पता करना पड़ेगा। जैसे ये सूत्र है ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर IR। इस रूल के हिसाब से देखो, इस सूत्र में ये कहता है V बराबर IR, इसमें क्या पता है, R, मतलब ये मान पता है, और क्या कह रहा है R3 विभवांतर कितना होगा, मतलब विभवांतर V निकालना है, तो बचेगा I। तो इस वाले रजिस्टर में अगर हम I का मान पता कर ले तो हमें विभवांतर पता चल जाएगा इस सूत्र के द्वारा। ठीक, अब हमें I करंट पता करना है। I करंट पता करने के लिए अभी हमने करंट डिवीजन में इसका पहले जो क्वेश्चन बताए थे दो, उसमें हमने यही बताया था कि जिस भी रजिस्टर का करंट निकालना हो उसके सामने वाला रजिस्टर से मेन करंट जो आई हुई है, सप्लाई से जो करंट आई है उस करंट का इनटू कर देंगे, और जिन दोनों करंट के बीच निकालेंगे जो पैरेलल में है, रजिस्टर दो रजिस्टर जो पैरेलल में है उनको आपस में जोड़ देंगे, तो आएगी करंट वो हमारी जिस रेजिस्टेंस का निकालना होगा वो निकल आएगी। यहां R3 का निकालना है, देखो चलो भाई काहे नहीं चल रहे, I3 में करंट कितना जाएगी, देखो पहले तो I3 निकालनी है, I3 के सामने वाला R2 है, तो हम R2 इंटू I करंट कर देंगे, उसके बाद यहां से R2 प्लस R3, ये R2 ये R3। R2 का मान रखो, R2 कितना है, 6 ओम इंटू I का मान 20 एम्पियर बटे R1 कितना है, R2 कितना है 6 प्लस R3 कितना है 6 ओम। दोनों का मान समान रख लिए थे क्या, मान अलग अलग रखो, दोनों में समान रखोगे तो वैसे ऑलरेडी पता चल जाएगा 10 एम्पियर इसमें जा रहा है, 10 एम्पियर इसमें जा रहा है। ये आपका 4 एम्पियर कर दो, अलग अलग लोगे तभी समझ में आएगा। ऐसे क्या है, ऐसे तो डायरेक्ट पता चलेगा 20 एम्पियर जा रहा है, 10 एम्पियर इसमें 10 एम्पियर इसमें, इस मान को 4 एम्पियर कर दो, सॉरी हमने ध्यान नहीं दिया स्टार्टिंग में, तो 4 एम्पियर हो गया, तो 6 एम्पियर इसमें गया, तो ये हो गया R2, R3 हमारा 4 ओम। चल नहीं रहा, 4 ओम।
गुणा करो इन दोनों का, इंटू करो, 6 दूनी 12, 120 बटे 6 4 10, कटेगा कितना है 12 एम्पियर। इसका मतलब R3 वाला जो रजिस्टर है उसमें 12 एम्पियर करंट जा रही है। जब 12 एम्पियर करंट जा रही है और रजिस्टेंस का मान पता है 4 ओम है, पहले से पता है कि 4 ओम है, तो यहां से क्या क्या पता चल गया हमें, यहां देखो आई पता चल गया 12 एम्पियर, आर पता है हमें 4 ओम, ठीक, आर पता है 4 ओम। अब क्या निकालना है, वी, वोल्टेज ही तो निकालना है, तो वी बराबर क्या होता है आई इंटू आर। यहां से मान रखो, आई का मान कितना 12 और आर का मान कितना 4, हो जाएगा 12 चौक 48 वोल्ट, 48 वोल्ट होगा इसका। इस वाले में वोल्टेज जो होगा 48 वोल्ट जाएगा, जब सप्लाई दी जाएगी जो उसमें 48 वोल्ट जाएगा। अगर इसका निकालना हो उसी के अनुसार इसका भी निकल जाएगा, ठीक। इस रजिस्टर से कोई मतलब नहीं है, इतना ध्यान दो, ये वाला रजिस्टर, ये वाले रजिस्टर में हमसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें क्वेश्चन यहां से पूछा था कि R3 वोल्टेज कितना जाएगा। अगर हम इसका, अगर इसको देखोगे तो क्या है, आई ऐसे गई, ये तो क्या, अब इसमें से तो पूरा निकल जाएगी, यहां तो कहीं शाखा है नहीं कि बढ़ जाए करंट, करंट यहाँ पे, यहां भी 20 आई, तो हमें यहां से मतलब है ये नोड पे जितना करंट आएगी वही दो भाग में बटेगी, तो यहां जो जाएगी कुछ यहां जाएगी, यहां से कितना गई 12 एम्पियर, ये आपका I3 हो जाएगा 12 एम्पियर, तो I2 कितना हो जाएगा, I2 हो जाएगा आपका 12 8 20, मतलब 8 एम्पियर। एक करंट निकाल लो, दूसरा अपने आप पता चल जाएगा, और यहां से दोनों यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, ऐड होके यहां से 20 एम्पियर फिर से बाहर करंट बाहर निकल जाएगी। तो ठीक है, आगे हम इसे डिलीट करके KCL देखते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। हो गया, व्हाइट बोर्ड क्लीन हो गया। तो हमने क्या देखा, करंट वाले में, करंट डिवीजन रूल में हमने देखा कि कैसे किसी भी रजिस्टर का करंट निकालना हो तो दूसरे वाले, जिस रजिस्टेंस का निकालना था उसके अलग वाले करंट का मान उसमें रख देंगे, रजिस्टेंस का मान उसमें रख के उसके बाद उसका मान निकालेंगे। अभी इसके पहले कुछ हमने समझाया। तो इसके बाद हम आपको क्या बता रहे हैं, किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ में उन्होंने क्या किया था, दो लॉ बताया था हम लोग, एक किरचॉफ करंट लॉ और दूसरा एक किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो यहाँ पे हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं किरचॉफ करंट लॉ की है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ इसके बाद हम इसको पढ़ाएंगे। किरचॉफ करंट लॉ में क्या है, यदि किसी नोड पर, यदि किसी नोड पर, जैसे मान लो कोई एक बिंदु है नोड, ये यदि किसी नोड पर आने वाली धाराओं का मान उसी नोड से जाने वाली धाराओं के मान के योग के बराबर होती है। कहने का मतलब ये कि क्या कह रहा है कि अगर कोई नोड है, मान लो ये हमारा एक नोड है, यहां से कुछ करंट इधर से, मतलब मान लो एक ब्रांच ये है, 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 ये इतने ब्रांच है। तो हमको ये समझना है कि यहाँ पे जो करंट का मान होगा, करंट लॉ, ये लॉ ये कहता है कि जब यहां से जितने भी करंट आएंगे, जितना मान करंट का आएगा, मान लो यहां से करंट आ रही है, यहां से करंट आ रही है, यहां से करंट आ रही है, तो इन और यहां इन दोनों से जा रही है, 3 से करंट आ रही है, 2 से जा रही है, तो यहां से जितने भी करंट आएंगे, ये I1, मान लो ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है, ये I4 है, ये I5 है। तो जितने करंट यहां पे आएगी, आने वाले करंट कितने हैं, 1 2 3, तो इन तीनों का योग जाने वाली करंट के बराबर होगा। देखो देखो I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I4 प्लस I5, ये हमेशा एक दूसरे के बराबर होंगे। आने वाली करंट का मान और जाने वाली करंट का मान हमेशा सेम रहेगा। जो करंट आ रही है उसका मान और जो करंट जा रही है उसका मान हमेशा सेम रहेगा।
वो इज इक्वल टू 0 होगा। ऐसा नहीं, सेम जितना मान इसका रहेगा उतना मान, मान लो अगर यहां से 1 एम्पियर जा रही है, यहां से 2 एम्पियर जा रही है, यहां से 3 एम्पियर जा रही है, तो कितना हो गया, 3 2 5 1 6, तो 6 एम्पियर करंट इस नोड पे आ रही है, तो 6 एम्पियर करंट इस नोड से जानी भी चाहिए। तो कुछ करंट इसमें से निकल जाएगी, कुछ करंट इसमें से निकल जाएगी, दोनों को जोड़ देंगे तो 6 एम्पियर आना चाहिए। मान लो इसमें से 3 गया तो इसमें 3 जाएगा, अगर मान लो इसमें 4 जा रहा है तो इसमें 2 जाएगा, तो जाएगा केवल 6। जो जो भी इनपुट है, इनपुट में जो करंट आएगी वही करंट बाहर जाएगी। ये कह रहा है किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ करंट लॉ के अनुसार कोई क्वेश्चन हम हल करते हैं। देखो मान लो ये हमारा नोड है, ये हमारा ब्रांच है कोई, ठीक, यहां से करंट आ रही है, यहां से करंट जा रही है, यहां से करंट आ रही है, मान लो यहां से भी करंट आ रही है और यहां से जा रही है, इतनी करंट आ रही है, इतनी जा रही है। मान लो ये 2 एम्पियर करंट अंदर गई, यहां से 3 एम्पियर करंट अंदर गई, यहां से 1 एम्पियर करंट अंदर गई, या फिर 2 एम्पियर करंट अंदर गई भी, 6 वाला दिखे थे। तो 3 नोड, जो 3 ब्रांच है हमारे, पहला ब्रांच ये, दूसरा ब्रांच ये, तीसरा ब्रांच ये, इन तीनों ब्रांचेस से करंट इस पे आ रही है, और ये जो 2 ब्रांच है इसमें से करंट जा रही है। मान लो ये हमारा करंट का मान कितना हो गया, 2, इस करंट का मान हो गया 2, और ये है आई। क्वेश्चन में ये पूछेगा कि जो आई का मान है वो कितना होगा, इस आई का मान, मतलब इस ब्रांच से कितनी करंट जा रही है वो पूछेगा। देखो कितना जा रही है, आई, आने वाली करंट का मान पहले सब देख लो। टोटल आने वाली करंट में मान सबका एक नाम रख लो। ये हो गया I1, ये हम इसको मान लो I2, इसको मान लो I3, इसको मान लो I4 और इसको मान लो I5। तो हमें I5 निकालना है, I नहीं, ठीक, I5 निकालना है, I5 निकालना है, ये I1 है। तो जो इनपुट आ रहे हैं उनको योग कर लो। देखो यहां से करंट जा रही है तो I1 प्लस यहां से भी करंट जा रही है तो I2 प्लस यहां से करंट नहीं आ रही, I3 निकल रही है, तो आ किससे रही है, I2 से करंट आ रही है, तो इसका मान रख लो, कितना हो जाएगा, ये I4 इक्वल कितना होगा, इनपुट वाले खत्म हो गए, अब इक्वल कितना होगा किसके, कि जो करंट बाहर निकल रही है, तो I3 निकल रही है प्लस I5 निकल रही है। सबका मान रखो, मान सबका रखोगे कितना आएगा, I1 हमारा है 2 एम्पियर प्लस I, ये है I2, I2 कितना है 2 एम्पियर और 3 एम्पियर प्लस I4 में कितना है 2 एम्पियर इक्वल I3 में 2 प्लस I5 निकालना ही है हमें। जोड़ दो, 3 2 5, 5 2 7, 7 एम्पियर इधर, उसके बाद 2 प्लस I5। अब इस 2 को इस साइड लाओ, 7 माइनस 2 इज इक्वल टू I5, तो हमारा ये हो जाएगा I5 इज इक्वल टू 5 एम्पियर। तो हुआ कितना, जितना करंट आ रही थी वही तो करंट जा रही है। देखो 5 एम्पियर यहां से निकल गई और 2 एम्पियर इसमें दिया पहले से निकल गई, तो कितना बचा, ये दोनों का मान कितना हुआ, 5 प्लस 2 7, और टोटल हमारा इनपुट कितना था, इनपुट में करंट I1 I2 I4, 2 2 4 4 3 7, 7 एम्पियर करंट आई थी, 7 एम्पियर करंट निकल गई, ठीक। तो यह है किरचॉफ का करंट लॉ। एक सवाल और देखो इसी तरह, यहां से 10 एम्पियर करंट आई, यहां से 2 एम्पियर करंट आई, यहां से निकल गई कितना, 7 एम्पियर करंट निकल गई, और यहां से हमारा 5 एम्पियर करंट आ गई, और यहां से मान के चलो निकाल दो, यहां से हमारा 2 एम्पियर करंट निकल गया। तो आने वाले करंट का मान देखो, जो जो करंट आ रही है, ये एक पहला ये आ रही है,
ये भी आ रही है, ये भी आ रही है, ये दोनों करंट जा रही है। मान रखो किसी एक का निकालना है ना, जब सब लोग दिया रहेगा तो एक का निकालना, सॉरी ये दो नहीं रहेगा। मान लो ये आई है, आई का मान निकालना है। जब आई का मान निकालोगे तो जो इनपुट है उनको जोड़ो। 5 आ रही है, 10 भी आ रही है, 2 क्या आ रही है, वो भी आ रही है, इज इक्वल टू कितना, 7 जा रही है प्लस आई जा रही है। तो 10 5 15, 15 2 17 इज इक्वल टू 7 प्लस आई, यहां से हो जाएगा 17 माइनस 7 इज इक्वल आई, और आई बराबर कितना हो जाएगा 10 एम्पियर। तो ये जो आई का मान था वो 10 एम्पियर। ये है किरचॉफ का करंट लॉ। हम बेसिकली एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन लिए हैं, अभी इसको इरेज करते हैं फिर आगे कुछ बताते हैं आपको। एक मिनट, आइए देखें, दो क्वेश्चन हमने लिया, पहला क्वेश्चन ये, दूसरा क्वेश्चन ये। इन दोनों को हल करते हैं किस प्रकार से किरचॉफ करंट लॉ हमारा काम करता है। देखो इस नोड पे क्या है, यहां से जो करंट आई है यहां पे गई है, कुछ में करंट आ रही है कुछ में करंट जा रही है। तो कैसे निकालेंगे, देखो ये क्या है इनपुट, मतलब यहां से करंट आ रही है, और ये क्या है, ये भी इनपुट है, मतलब यहां से भी करंट आ रही है। तो आने वाले करंट का मान देखो 6 एम्पियर प्लस ये क्या है 2 एम्पियर, आने वाली करंट का मान, मतलब ये आ रही है यहां से, ये 2 एम्पियर, और यहां से कितनी जा रही है, ये 3 एम्पियर निकल जा रही है। इसका मतलब अगर इसको हम ना देखें, केवल यही हम नोट देखें इतना, तो जो आने वाली धारा का मान जाने वाली धारा के मान के बराबर होगा। तो जब दो मान यहां से आ रहे हैं और ये एक मान इधर से जा रहा है, तो अगर हम इसका मान ना पता हो यहाँ कितना करंट जा रहा है, तो यहीं से तो निकाल लेंगे। 3 दिया है, चौथा नहीं दिया, उसको पता कर लेंगे। तो 2 को जोड़ दो, क्योंकि 2 आ रहे हैं और 1 जा रहा है, एक जैसे जा रहा है उसको निकालोगे, जो बचेगा वही तो इसमें जाएगा। तो देखो 6 प्लस 2, 6 2 8 एम्पियर, 8 एम्पियर में कितना 3 एम्पियर निकल गया आपका। अब 3 एम्पियर निकल गया तो कितना बचा 5 एम्पियर, तो 5 ही एम्पियर तो यहां से करंट अंदर जाएगी, इसमें 5 एम्पियर इधर अंदर जाएगी ना। देखो 6 एम्पियर इधर से गई, 2 एम्पियर इधर से गई, 6 2 8 एम्पियर, इस नोड पे कितना आया 8 एम्पियर। अब यहां से 2 रास्ते हो गए, एक इधर जा रही है एक इधर जा रही है, तो कुछ इधर जाएगी कुछ इधर जाएगी। जब इसका मान दे रखा है कि ये 3 एम्पियर है, तो 8 में से 3 एम्पियर जब यहां निकल जाएगा तो हमारा 5 ही एम्पियर तो बचेगा, तो 5 एम्पियर इसमें आ गया। तो यहां से देखो, इसे ना लिखकर ये तो यही पे समझ में आ गया होगा कि कैसे क्या हुआ। 6 एम्पियर इधर से आया, 2 एम्पियर इधर से आया, दोनों इस नोड पे मिले, एक इसमें से निकल गया 3 एम्पियर। तो 8 में से ये 6 2 8, देखो 8 माइनस 3 कितना बचा 5 एम्पियर। अब 5 एम्पियर करंट यहां से गई, देखो यहां, अब इस नोड को भूल जाओ, ये वाला नोड खत्म। अब इस नोड पे देखो 5 एम्पियर करंट यहां पे आई और 2 एम्पियर करंट यहां से आई, मतलब 5 और 2 7 एम्पियर यहां पर हो गए। देखो 5 प्लस 2, इनपुट वाले 5 एम्पियर, ये 2 एम्पियर है। अब यहां से एक करंट ये निकल रही है, दूसरा करंट ये निकल रही है, और इसी का मान हमसे पूछ रहा है कि आई का मान क्या होगा। तो 5 एम्पियर ये, 2 एम्पियर ये, 7 एम्पियर हो गया। 7 एम्पियर में से देखो 3 एम्पियर निकल गया, तो इक्वल ये 7 में से 3 निकल गया, कितना बचा 4 एम्पियर। तो ये जो आई है इसका मान 4 एम्पियर आएगा आपका। तो ऐसे ही नोट कितनी भी मतलब बड़ी शाखाएं ले लो, उसमें से बस इतना आप देखो कि कौन सी करंट आ रही है कौन सी करंट जा रही है। जो करंट आएगी उनका योग करके जो करंट जाएगी उनका उसके बराबर कर दोगे, तो ये एक जो भी इक्विवेलेंट होगा वो 0 आएगा। कि दोनों को अगर 3 एम्पियर आ रही है तो 3 एम्पियर जाएगी भी उस नोड से करंट, तभी यह किरचॉफ करंट का लॉ यूज होगा। देखो यही वाला। अब कुछ अलग क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो क्या कर रखा है हमने, इस करंट की डायरेक्शन मैंने नहीं दे रखी है, ये मान लो निकलने वाली करंट, ठीक। अब देखो यहां पे कितनी करंट आ रही है, आने वाली नोड केवल दिशा देखो, देखो ये 4 एम्पियर आ रही है,
तो यहां लिख लो 4 एम्पियर। और कौन सी आ रही है, 3 एम्पियर आ रही है, देखो प्लस 3 एम्पियर, ठीक। और प्लस कौन सी आ रही है, माइनस 3 एम्पियर। अब माइनस 3 एम्पियर को क्या करना है, देखो यहां जो माइनस 3 एम्पियर इसको प्लस करके ब्रैकेट में 3 एम्पियर लिख दो, ये आने वाली करंट का मान हो गया। और कोई आ रही है, देखो 1 2 3, मतलब 3 शाखाओं से करंट आ रही है, पहला दूसरा तीसरा। अब इसके इक्वल क्या करोगे, जो करंट जा रही है, यहां से देखो 2 एम्पियर जा रही है, इसको लिख दो, प्लस यहां से कितनी जा रही है, माइनस 2 एम्पियर, कोष्टक में माइनस 2 एम्पियर, प्लस और कौन सी करंट जा रही है, आई, जिसका मान हमको निकालना है, ये आई। हल कर दो इसको, देखो 4 प्लस ये 4 एम्पियर और ये प्लस 3 एम्पियर, फिर प्लस माइनस इनटू करोगे तो माइनस हो गया माइनस 3 एम्पियर, फिर इक्वल यहां पे कितना हो जाएगा 2 माइनस 2 एम्पियर, देखो ये भी 2 एम्पियर माइनस 2 एम्पियर, ये गुणा कर प्लस माइनस गुणा करोगे माइनस हो जाएगा प्लस आई। यहां से देखो 3 एम्पियर ये प्लस 3 एम्पियर, यहां से माइनस 3 एम्पियर, तो प्लस 3 एम्पियर माइनस 3 एम्पियर से खत्म हो जाएगा कैंसिल, और यहां से 2 एम्पियर से ये 2 एम्पियर कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आएगा 4 एम्पियर इक्वल आई। इसका मतलब जो आई का मान है वो 4 एम्पियर, यहां से आपका 4 एम्पियर के करंट बाहर निकलेगा, ये आई का मान होगा, ठीक। ये तो था हमारा किरचॉफ का करंट लॉ। तो आशा करते हैं हम जो आज टॉपिक पढ़ाएं आपको, करंट डिवीजन रूल और किरचॉफ का करंट लॉ, ये दोनों आपको समझ में जरूर आया होगा। अगर इसमें जो कुछ भी क्वेरी हो आपको पूछने की कि हाँ ये चीज नहीं समझ में आया, वो आप हमारे कमेंट में कमेंट कर सकते हो, वो हम आपको बता देंगे अगले वाले वीडियो में जब अपलोड करेंगे, वहां से हम आपको बता देंगे। और तो आज की क्लास तो लगभग खत्म है। कल हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लाएंगे। किरचॉफ वोल्टेज लॉ किरचॉफ करंट लॉ से थोड़ा टफ है, उसको कल हम सॉल्व कराएंगे क्वेश्चन और बताएंगे क्या है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ठीक। तो तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, सी यू।